हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम टेलर की टेक्निक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 टेक्निक कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट तो हमने पढ़ी थी फंक्शनल, दूसरी थी सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ अब थर्ड है वर्क स्टडी, जिसके अंदर भी हम 2 कंप्लीट कर चुके थे। एक फिटिंग स्टडी और दूसरा हम कर चुके थे मेथड स्टडी। ओके, आज जो रिमेनिंग 4 स्टडी है हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं थर्ड, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी है क्या? देखिए, मोशन स्टडी के अंदर ये चीज जज की जाती है कि कोई जो काम किया जा रहा है वो कितनी बार किया जा रहा है, ठीक है ना, या वर्कर्स को उस टाइम को करने में कितनी मूवमेंट्स करनी होती हैं, उनके बारे में एक स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये थ्योरी समझेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। टेलर वैसे भी क्या करते थे, वो हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक मेथड देखते थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, ये एक वर्कर है, ये वर्कर जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो बहुत सारे काम करता है, उसकी अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ये काम भी करता है, ये काम भी करता है, ये काम भी करता है, ऐसा बहुत सारा उन्होंने इसको ऑब्जर्व करा। ओके, अब इस ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर वो क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इस समय जहाँ पर ये जो काम कर रहा है, ठीक है ना, इसके काम को नोटिस किया कि ये जो काम कर रहा था बंदा, इसको क्या करना पड़ता था कि बार बार ये सपोज यहाँ सिटिंग है, ठीक है ना, यहाँ इसका काम चल रहा है और यहाँ फ्लोर पे इसके कुछ टूल्स पड़े हैं, ठीक है, तो इसे क्या करना होता था, ये टूल्स यहाँ से जमीन से उठाता और फिर इसको रिपेयर करता, फिर दूसरा टूल उठाता, फिर इसको रिपेयर करता। इट मीन्स ये बार बार क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है, झुक रहा है उस काम को करने के लिए। तो यहाँ एक बात आप मानते हैं कि जब इंसान को बार बार झुक कर कोई चीज लेनी पड़ेगी तो क्या उसकी इफिशियंसी कम होगी? आपका जवाब है बिल्कुल सही बात है। अगर उस बंदे को बार बार नीचे झुकना पड़ रहा है तो उसकी इफिशियंसी में कमी आएगी। तो क्यों ना इसको यहाँ ये झुकने की बजाय क्यों ना इसके इस टूल्स को इसी के लेवल में रख दिया जाए। ऐसी स्थिति में इसको बार बार बैंड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से उठाया, यहाँ ठीक करा, फिर यहाँ उठाया, यहाँ से ठीक करा, अब उसके काम करने की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उन्होंने इस सिचुएशन को कट कर दिया। वो एक छोटी छोटी चीजें, ऐसी चीजों की नोट करते थे, ठीक। एक चीज तो ये नोट करना। दूसरी बात, अब क्या होता था, जैसे डिफरेंट वर्क वो करते थे, अब उन्होंने एक नोट डाउन किया कि प्रोडक्शन के दौरान वर्कर कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो जबरदस्ती कर रहे हैं उन कामों को, ठीक है ना। ये अगर काम नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काम रिपीटेड हो रहा है या इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस काम को भी क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जहां बंदा 5 काम कर रहा था, अब उसको कितने काम करने हैं, 4 ही काम की जरूरत है, कि ये काम तो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे मूवमेंट को क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए। उनके वर्कर्स को बार बार ऑब्जर्व करते थे कि वर्कर क्या काम कर रहे हैं, किस काम में ज्यादा समय लग रहा है, क्या जो वो ज्यादा समय लग रहा था वो वैलिड है, नहीं है तो काट दो, वैलिड है तो चलने दो। इस तरह से उनके सारे मोशंस को नोट किया जाता था। और मोशन को नोट करने के बाद जो भी अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, जैसे कि ये हमारा क्या था, अनप्रोडक्टिव चीज थी, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव वर्क है, उनको कट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पर टेलर ने मोशन की ये स्टडी करी थी। देख लेते हैं इसकी थ्योरी एक बार। The scientific technique of motion study is conduct or the objective motion study are, ठीक है ना, to determine the movement of worker when they are performing the job।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्कर की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। कब? जब वो काम करेंगे तभी ऑब्जर्व करेंगे, सिंपल सी बात है। हमारी पहली स्टेप स्टार्ट हो गई कि हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, ठीक है ना। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। जैसे कि हमने यहाँ करा था, वो ये सारे काम कर रहा था, बट ये वाली जो मूवमेंट थी वो उसकी कैसी थी, अनप्रोडक्टिव थी, अननेसेसरी थी, ठीक है। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, तो हमने जब उसको आइडेंटिफाई कर दिया है तो अब उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। टू डिजाइन suitable equipment and tools to minimize the unproductive movements workers, ठीक है ना। हमें ऐसा डिजाइन करना है इक्विपमेंट और टूल्स के लिए ताकि उनकी जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है वो मिनिमाइज हो सके। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी थी कि वर्कर्स को ऐसी स्थिति ना हो कि बार बार उसको बैंड होना पड़ रहा है टूल्स लेने के लिए। उनके लेवल्स में टूल रखे जाए ताकि उसको अनावश्यक थकान ना हो और वो काम डबल इफिशियंसी के साथ कर सके। क्योंकि टेलर जी ने ये प्रूफ करके बताया था, कोई भी एक आदमी की इफिशियंसी को 4 गुना तक बढ़ाकर बताया उन्होंने। ओके, वो सब इसी के कारण हुआ था। टेलर डेमोन्स्ट्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी टाइम्स बाय द प्रोसेस। वही बात है जो मैंने अभी आपको कही थी। ओके, समराइज कर लेते हैं एक बार। हमने इसके अंदर मेन 4 बातों को कंडक्ट किया था। सबसे पहले तो मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को। जब हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है तो अब हमें क्या करना है, कट कर देना है उन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को। साथ में हम कुछ ऐसी चीजों की डिजाइन करेंगे ताकि वर्कर्स को वो काम करना इजीली हो जाए, उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट मिनिमाइज हो जाए। जैसे इक्विपमेंट टूल्स सही जगह पर रखना, ऐसा ना हो कि उसको बार बार कोई टेलर के काम कर रहे हैं वर्कर, बार बार उन्हें कैंची ढूंढने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेलर को बिना कैंची तो वो काम कर ही नहीं सकता है। तो कैंची आपकी इस तरीके से रखी हो कि वो बार बार परेशान ना हो, ढूंढने के लिए बार बार खड़ा ना हो। तो इट मीन्स उसके जो भी टूल्स हैं वो बिल्कुल इतने व्यवस्थित होने चाहिए कि उसे ढूंढना ना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो ये तो था हमारा मोशन स्टडी। अब चलते हैं हम टाइम स्टडी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ टेलर क्या करते थे, वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं उनके टाइम को ऑब्जर्व करना। ठीक है, यहाँ मैं जैसे आपको कितनी बार एक एग्जांपल दे चुकी हूँ कि अगर मैं ये कह दूँ कि कल मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, तो क्या ये जो मैंने आपको काम दिया है वो सही है? नहीं, क्योंकि आपको टेस्ट प्रिपेयर करने में वाकई में कितना समय चाहिए, वो एप्रोप्रिएट टाइम आपको मिलना चाहिए, तभी वर्क अच्छा हो पाएगा। वही चीज़ की स्टडी टेलर जी ने करी है कि आप वर्कर्स का एप्रोप्रिएट उस काम को करने में कितना समय लगेगा, पहले ये काम जज करें, उसके बाद ही आप उनको टाइम दीजिए। तो ऐसे करने के लिए वो क्या करते थे, जैसे यहाँ पर क्या होगा, माना कि कोई वर्कर है, ठीक है ना, ये कोई वर्कर है, ठीक है ना, जैसे माना कोई 3 वर्कर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, या टेलर जी ने क्या करा, अपनी एक स्टॉप वॉच ली, ठीक है ना, उस स्टॉप वॉच से इन तीनों वर्कर का टाइम ऑब्जर्व करा पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। इसको वो काम करने में 10 मिनट लगते हैं, इसको वही काम करने में 15 मिनट लगते हैं, और इसको वही काम करने में 12 मिनट लगते हैं। ऐसा इन्होंने देखा कि हर एक वर्कर है, इनको पर्टिकुलर इतना इतना समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनका एक एवरेज टाइम निकाल देते हैं। जैसे इसका एवरेज टाइम कितना लगेगा, 3 लोगों ने करा था, मतलब कितना हुआ 37 डिवाइड बाई 3, ठीक है, लगभग 12 से 13 मिनट। तो अब किसी काम को परफेक्टली करने के लिए वो टाइम लिमिट कितनी सेट करेंगे, 13 मिनट, ताकि बहुत जल्दी करने के चक्कर में माल बिगाड़ देंगे,
और बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, समय अधिक लगेगा। तो उन्होंने एक सही एक्यूरेट एवरेज टाइम निकाला कि इस काम में इतना ही समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो ये टेलर जी ने करी थी टाइम स्टडी। क्या क्या लिखना है, क्या कहा उन्होंने? द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्ट टू डिटरमाइन और द टाइम स्टडी आर द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि किसी भी काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है। अब ये काम करेंगे कैसे? सेटिंग अप द स्टैंडिंग टारगेट फॉर वर्कर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किसी काम को करने के लिए पहले तो हमें कितने वर्कर्स चाहिए। ओके, कैटेगरीज द वर्कर इन इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज। वहाँ पर दो तरह की कैटेगरीज आप बना लीजिए, एक तो एफिशिएंट वर्कर है और एक इनएफिशिएंट है, क्योंकि एफिशिएंट वर्कर तो फास्टली काम करेगा, इनएफिशिएंट वर्कर होगा तो वो क्या करेगा, स्लो में काम करेगा ना। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को कैटेगराइज कर लीजिए। दोनों का जब काम कंबाइन मतलब काम करेंगे उससे हमारा एक एवरेज टाइम निकल कर आएगा। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब should not be decided by intuition will on wish of manager। यहाँ पर वही रूल ऑफ थंब की बात हो रही है। टेलर ने सजेस्ट किया है कि मैनेजर अपनी इंट्यूशन से नहीं डिसाइड करे कि जाओ ये काम 35 मिनट्स में कर आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जगह क्या करना चाहिए, टाइम स्टडी करनी चाहिए कि एक्चुअल में इन वर्कर्स को कितना समय चाहिए, हम उतना ही उन्हें टाइम दें। But time study must be conducted to determine the standard time scientifically. To conduct time study, Taylor suggested to observe average worker when he performing the job with a stopwatch in hand. जब भी आपको टाइम स्टडी करनी है तो टेलर ने सजेस्ट किया है कि जब भी वर्कर काम कर रहे हैं तो आप हाथ में स्टॉप वॉच लेकर उनको नोट डाउन करें एंड नोट डाउन द एवरेज टाइम टेकन बाय द वर्कर इन कंप्लीशन जॉब। तब तक नोट डाउन करें जब तक कि उनका काम कंप्लीट होता है। ऐसी स्थिति में आप सही टाइम फाइंड आउट कर पाएंगे। कीपिंग दिस टाइम इन टारगेट फॉर वर्कर शुड बी फिक्स्ड एंड द वर्कर हु आर द एबल टू अचीव द टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम आर एवरेज वर्कर। अगर आपने सही एक्यूरेट इस तरीके से दिया है टाइम तो वर्कर्स बहुत इफिशियंसी के साथ और स्टैंडर्ड टाइम में, चाहे एफिशिएंट हो चाहे इनएफिशिएंट हो, वो अपना काम जरूर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारा था हमारा टाइम स्टडी। शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं हमें क्या क्या लिखना है ताकि आपको एक कहानी की तरह वापस हो जाए। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कोई भी काम करने के लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास होना चाहिए। इट मीन्स हम इमेजिन करके चलें कि एक बार तो 10 से 15 मिनट लगेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक स्टैंडर्ड टारगेट बनाएंगे वर्कर के लिए कि हमें ये काम करवाना है। काम डन हो गया कि ये काम करवाना है, फिर हम वर्कर की क्वांटिटी देखेंगे, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए। वर्कर भी आ गए। वर्कर आने के बाद हम उनमें 2 कैटेगरी छांट लेंगे, इफिशिएंट और इनएफिशिएंट, ठीक। अब जब ये दोनों ही चीज छांट ली तो ऐसा क्यों किया उसका एक रीजन बताएंगे, क्योंकि मैनेजर अपनी इंट्यूशन से बताएगा तो वो चीज एक सही मेथड नहीं है। तो इसीलिए हमने इनको 2 कैटेगरी में छांटा है, वो यहाँ बात हमने बताई है। अब वर्कर हमने छांट लिया तो अब हम उनका क्या करेंगे, टाइम नोट डाउन करना शुरू कर देंगे कि उनको कितना समय लग रहा है। जब हमारा नोट डाउन हो गया है उस बेस पर हम एक एवरेज टाइम निकाल देंगे, वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंप्लीशन जॉब। क्लियर? ये पूरा आपका हो गया टाइम स्टडी। मैं बार बार चीज कह रही हूँ, आप पढ़ने के बाद जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप प्लीज जरूर एक्सप्लेन कीजिए। आप यकीन माने एग्जाम तक भी नहीं भूलेंगे इस टॉपिक को, केवल आपको रिकॉल करने की ही जरूरत रहेगी। नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। ओके, अब इसमें हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर हम वेजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यहाँ जो वर्कर को वेजेस दी जाती है वो
प्रोडक्टिविटी देने के साथ देनी जाए, मतलब जो जैसा काम कर रहा है वैसी वेजेस दी जाए, सबको इक्विवेलेंट वेजेस नहीं देना है। क्लियर? इसका भी हम एग्जाम्पल बार बार ले चुके थे, कितनी बार मैनेजमेंट के केस में भी हमने कहा है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की हमने जब पढ़ी थी तब भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आपकी कंपनी के अंदर सेम पोस्ट पर 2 टीचर काम कर रहे हैं। ओके, ये एक टीचर है, इसकी और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है। क्लियर? मान के चले दोनों एमएड पर्सन हैं, ठीक है, साइंस के ही हैं दोनों, ये भी मान लेते हैं। ओके, बट ये बंदा जो था 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर आया है और ये आपका फ्रेशर है, तो क्या इन दोनों की सैलरी में डिफरेंशिएट होगा? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वर्क में इफिशियंसी झलकेगी, क्योंकि ये 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर आया है और इसके वर्क में अभी इफिशियंसी नहीं आएगी, इसको बच्चों को टैकल करने में टाइम लगेगा। ओके, तो ऐसी स्थिति में टेलर का ये कहना था कि इफिशिएंट वर्कर और अनइफिशिएंट वर्कर दोनों को अलग अलग कैटेगरी वाइज वेजेस दें, उनको सेम वेजेस नहीं देना है, दोनों की वेजेस रेट में डिफरेंस होना कंपलसरी है। ठीक, अगर आप सेम रखेंगे तो ऐसी स्थिति में जो इफिशिएंट वर्कर है वो क्या हो जाएगा? डीमोटिवेट हो जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना है। क्लियर? ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। अब देख लेते हैं क्या लिखा है। द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। यहाँ पर टेलर का कहना ये था कि आप जो भी वेजेस का पे रेट बना रहे हैं वो इफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय का डिफरेंट बनाइए, सेम कभी भी ना रखें। ओके, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल वेजेस रेट सिस्टम इंसिस्ट ऑन, अब वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। हम जो यहाँ पर वेजेस का रेट डिसाइड करेंगे उसके अंदर हम क्या सिस्टम फॉलो करेंगे? सबसे पहला सिस्टम तो ये करेंगे कि इफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर का पे रेट अलग अलग कर दीजिए। ओके, फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट देम टू रिमेन इफिशिएंट। आपने इफिशिएंट वर्कर का एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है, उसके अंदर मान के चलें कि यही हमारे और वर्कर हैं, ठीक है, ये 3 वर्कर तो क्या है? इफिशिएंट वर्कर हैं और ये 2 अभी हमारे फ्रेशर हैं जो कि इनएफिशिएंट है। ओके, अब क्या होता है इसके अंदर, ये बंदा जो है ना, ये बंदा इन दोनों से बहुत ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करता है। ओके, तो ऐसी स्थिति में भी इन दोनों के कंपैरिजन में इनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करना चाहिए। अगर आपने इसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो 2 ये इफिशिएंट वर्कर हैं, ये भी क्या हो जाएंगे? मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है ना, कि अरे ये इतना अच्छा काम करता है इसलिए इसको हमसे ज्यादा मिलता है, तो अब हम भी इसके जैसा काम करना शुरू करते हैं, तो हमें भी इसके लेवल जितनी पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। ये किसके कारण हुआ? आपने जब इसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया। ओके, फिर बात करते हैं थर्ड, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन द कैटेगरी ऑफ इफिशिएंट एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या होगा कि जब ये इनएफिशिएंट वर्कर देखेंगे कि इफिशिएंट वर्कर को एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, तो ये भी इनकी कैटेगरी में आने की कोशिश करेंगे, इनको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे कि हमें भी इनकी तरह ही काम करना सीखना है। अगर हमें भी इनकी तरह काम करना आ गया तो हमारी भी सैलरी बढ़ जाएगी, हम इससे अच्छी सैलरी पर काम कर सकते हैं। तो 3 सिस्टम थे। पहला, इफिशिएंट और इनएफिशिएंट को अलग करो। इफिशिएंट को आप एक्स्ट्रा पेमेंट दोगे तो रिमेन इफिशिएंट भी मोटिवेट होंगे। और तीसरा,
इनएफिशिएंट भी इफिशिएंट की तरफ आने की कोशिश करेंगे। When payment is given according to number of unit produced, automatically the production will be maximized। यहाँ पर टेलर जी का कहना था कि जो आप पेमेंट दे रहे हैं वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पर दीजिए। जो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा उसको उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको टारगेट दे रखा है कि 10 पर तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, पर अगर आप 10 से ऊपर काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगा। To conduct or adopt differential wages system, Taylor suggested that the company must fix a standard rate of wages for worker producing standard output of their target। यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना है कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब यहाँ स्टैंडर्ड रेट का मतलब ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज उससे भी क्या होते हैं, वर्कर डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे वर्कर को कह रखा है कि आप अगर डेली के 10 टॉय बनाते हैं तो आपको पर डे 1000 मिलेंगे ही मिलेंगे, ये एक स्टैंडर्ड कर दिया। आज वर्कर को सर्दी जुकाम हो रहा है, ये वर्कर 9 आइटम ही बना पाया है सपोज, तो क्या आप करोगे, 900 दोगे? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब भी आप एक स्टैंडर्ड 1000 तो बनाकर ही चलें। बट अगर वर्कर ने 7 से कम बनाए हैं तो आप उस स्थिति में डिडक्शन कर सकते हैं। बट इसी जगह आप यहाँ और एक रूल लगाइए कि अगर वर्कर 10 से प्लस जितने भी बनाएगा, तो एक टॉय के 100 मिल रहे थे, तो जैसे ही 11वें पर वो पहुंचता है तो एक टॉय का उसको 110 रुपया चार्ज होगा। जहाँ एक टॉय का 100 मिल रहा था, अब उसे कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। तो वो इस लेवल पर जाने की सोचेगा, तो प्रोडक्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। द वर्कर हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड मस्ट बी पेड विद अ हायर रेट लेस देन द स्टैंडर्ड रेट। वही बात यहाँ पर समझाइए। ओके, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा वेजेस का कैसे सिस्टम हमें रखना है। मेन आपका सिस्टम ये 3 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको रिकॉल कर दिए थे। लास्ट है आपका मेंटल रिवॉल्यूशंस। अब यह मेंटल रिवॉल्यूशंस में क्या होगा, किसका मेंटल रिवॉल्यूशन करना है, वर्कर का। आप कहोगे, मैं कहती हूँ वर्कर ही नहीं, मैनेजर का भी करना है। दोनों का मेंटल रिवॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। टेलर का ये मानना था कि मैनेजर क्या होता है, मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऑनर और वर्कर इन दोनों के ब्रिज का काम करता है। ऑनर इससे कुछ कहेगा, ये काम इनको इनसे करवाना है, वर्कर जो भी काम करते हैं उसका फीडबैक इनको देना है, तो ये एक पुल की तरह काम करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इनका कोई कांटेक्ट इनसे तो डायरेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैनेजर को क्या लगता है, जो हूँ मैं जो कहूँगा मेरे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, मेरी ही चलेगी। वो यहाँ एक ईगो के साथ काम करता है। ये एक अनसेटिस्फैक्शन तरीके से काम करते हैं कि मैनेजर तो हमेशा हम पर बर्डन ही डालेगा, हमको वो समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो हमेशा अपने तरीके से काम करवाने की कोशिश करता है। तो ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ पर टेलर का कहना ये था कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहने चाहिए, मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब दोनों के जो थॉट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये आपने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशंस आर चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टूवर्ड ईच अदर। ठीक है ना, यहाँ पर मेंटल एटीट्यूड्स चेंज करना है, किसका, वर्कर एंड मैनेजर्स का। ठीक है, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। रूलिंग आउट द फीलिंग ऑफ सस्पिशियस फ्रॉम द माइंड ऑफ वर्कर एंड टू अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग, उनके दिमाग से, वर्कर के दिमाग में से शंकाएं नहीं होनी चाहिए, उनको हटा हुआ मानना है। कैसे, उनके मन में डर लगता है यार मैनेजर कभी भी आके मुझे निकाल सकता है, कभी भी आके अपनी वो भड़ास मुझ पे छोड़ देगा, या मुझे 2 बात आके सुना देगा। हमेशा कुछ ना कुछ सस्पिशियस उसके दिमाग में, वर्कर के मन में चलता ही रहता है। तो ऐसा कोई सस्पिशियस नहीं होना
चाहिए। टेलर सेड दैट जनरली इन द एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर फील दैट मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट देम, ओवरबर्डन देम एंड एक्सेस वर्क एंड पे लेमनेस। जनरली वर्कर क्या सोचते हैं? वर्कर ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट तो हमें एक्सप्लॉइट ही करना चाहता है, दूसरा हमेशा काम का बर्डन देता रहता है, एक्सेस में वर्क तो करवाता है पर पेमेंट उतनी नहीं देता है। हर वर्कर सोचता है, नॉर्मल सी बात है। आप कहीं भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, ये बात आपको नॉर्मली फेस करने को मिलेगी ही। एज ए आप मैनेजर की पोस्ट पर हो तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि आपको ये चीज फेस करने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट क्या फील करता है? यहाँ तो किसने फील किया? वर्कर ने। अब कौन फील कर रहा है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या फील करता है कि और द वर्कर ऑलवेज ग्रम्बल एंड दे फॉलो गो स्लो पॉलिसी, डैमेज द इक्विपमेंट एंड वर्क केयरलेसली। वो मैनेजमेंट के दिमाग में क्या होता है कि ये तो हमेशा मतलब ग्रम्बल ही रहते हैं, बहुत स्लो काम करते हैं, इक्विपमेंट को डैमेज करते रहते हैं, काम करेंगे तो बहुत केयरलेसली करेंगे, ढंग से करेंगे ही नहीं काम। मैनेजमेंट ऑब्वियसली हमें यही सोचता है वर्कर के बारे में। तो यहाँ बोथ द ग्रुप सस्पेक्ट ईच अदर, दोनों ग्रुप एक दूसरे को शंका की नजर से ही देखते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर करना क्या है? इन दिस टेक्निक ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन टेलर्स स्ट्रेस देयर इज नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द बोथ ऑफ द ग्रुप ड्रास्टिकली। वो ये चाहते थे कि दोनों का मेंटल रिवोल्यूशन कर दिया जाए, दोनों के माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फीलिंग डेवलप की जाए, ताकि जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना दोनों के दिमाग में, ये ना रहे। अगर ये खत्म हो गए तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली बहुत स्मूथ वर्क करेगी। ही रेफर टू चेंज एज रिवोल्यूशन ऑफ माइंड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग एंड फीलिंग कॉपरेशन ऑफ ईच अदर। वही बात यहाँ पर आई है। ओके, समरी रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या लिखना था, क्या बातें हुई थी। यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में कि मेंटल रिवोल्यूशन करना है, तो सबसे पहले हम दोनों के रिवोल्यूशन बताएंगे कि वो दोनों सोचते हैं क्या है। वर्कर क्या सोचता है, मैनेजर क्या सोचता है, दोनों की सोच के बारे ये बताएंगे कि इन दोनों की सोच के कारण दोनों सस्पिशियस रहते हैं। ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना है? इनकी सस्पिशियस स्टेज को क्लियर करना है, उनको मेंटल रिवोल्यूशन देना है कि आप दोनों पॉजिटिव सोचे, हम आपका भला ही चाहते हैं, आप जितना अच्छा काम करेंगे हम उतना अच्छा पेमेंट देंगे। ओके, ऐसा एक मैनेजर वर्कर को सेटिस्फाइड करता है ऐसा। और इधर भी वर्कर क्या करता है? काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता है, इक्विपमेंट डैमेज नहीं करता है, वर्क भी केयरफुली करता है। तो ऑलरेडी मैनेजर के दिमाग में भी सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। जब आप ऐसा मेंटल रिवोल्यूशन कर देंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। ओके, ये हमारी लास्ट टेक्निक थी वर्क स्टडी, और वो कंप्लीट हो गए इसके अंदर 6 पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम FAILG के बारे में पढ़ेंगे, टेलर इज कंप्लीट। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।